हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं डीबी टॉक्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अब सच बताना, 2021 के आने की ज़्यादा खुशी है या 2020 के जाने की? कमेंट सेक्शन में। अब इमिग्रेशन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी से लेकर अकोमोडेशन फाइंडिंग तक। और मैं तो वैसे भी हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इसको प्रोसेस ना मान के जर्नी मानो, क्योंकि उसमें माइलस्टोन्स होते हैं, तो अगर आप इसको जर्नी मानो तो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग और थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर इस जर्नी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, प्री इमिग्रेशन जिसमें हम एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स और कोर्सेज और इन सब के बारे में बात करेंगे, ड्यूरिंग इमिग्रेशन, अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इतना ज़्यादा कोई बताता भी नहीं है। बट ड्यूरिंग इमिग्रेशन में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, या आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हैंडी होने चाहिए जब आप इमिग्रेट कर रहे हो इंडिया से आयरलैंड की तरफ या अपने होम कंट्री से आयरलैंड की तरफ। पोस्ट इमिग्रेशन एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई अब हम आयरलैंड तो पहुंच गए, अब हमारा कॉलेज भी या यूनिवर्सिटी भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रही है, हमारे पास सिम कार्ड भी नहीं है, हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है, हमारे पास अकोमोडेशन भी नहीं है, तो अब क्या? तो इस सारी की सारी वीडियोस जो हैं हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज प्री इमिग्रेशन, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इमिग्रेशन एंड देन द थर्ड पार्ट विल बी पोस्ट इमिग्रेशन। ये तीनों की तीनों वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक के बाद एक ये सारी वीडियोस देखें। बाकी मेरे को लगता है कि इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जी, प्री इमिग्रेशन की जब बात आती है, इसका मतलब ये होता है कि अभी इमिग्रेशन करने से पहले, अभी आयरलैंड पहुंचने से पहले हमारे पास ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या हमें ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी, सच्ची बात ये है कि जो हमारी हंट है वो एक्चुअली में करियर इवेंट्स के साथ स्टार्ट होती है। जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें बाहर जाना है स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे या जो भी है, तो हम काफ़ी सारे करियर इवेंट्स जाते हैं जो कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये करियर इवेंट्स बिल्कुल हेल्प नहीं करते और टाइम वेस्ट है, जो कि सच नहीं है। आप बिल्कुल करियर इवेंट्स जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि करियर इवेंट्स आपको ना केवल इन चीज़ों की हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, जबकि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। आपको हेल्प करते हैं, वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए होते हैं, तो आप उनसे मिल के बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आयरलैंड में जॉब मार्केट का क्या स्केल है, कौन सा कोर्स जो है वो आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, और आपके साथ सबसे बड़ी बात वो कोर्स कैसे मैच करता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आप ये चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपने एक कोर्स और एक यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करना। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ एजेंट्स वगैरह ये कहते हैं कि आपको पहले आपसे आपकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, पहले आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, और फिर आपको कुछ भी कोर्स रेकमेंड कर देते हैं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाओ जी, आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ जी, आप इसमें चले जाओ, आप उसमें चले जाओ, भले ही बच्चे को वो शायद पसंद ना हो। तो ये वाली स्ट्रैटेजी जो है मेरे हिसाब से फॉलो नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहले कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जो आपका पैशन है, जिसमें आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी क्वालिफिकेशंस मैच करनी चाहिए। अगर मैच हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सेकंड बेस्ट पे जा सकते हैं कि भैया अगर डिजिटल मार्केटिंग पे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो अच्छे से बैलेंस नहीं बैठ रही है, तो आप सेकंड कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, उस चीज़ पे आप जा सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की, हर कोर्स के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो अलग हो जाती है। तो जैसे कि कॉमन एलिजिबिलिटी की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि आपके 10th-12th में कितने मार्क्स आए, आपके ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज बनी है, आपके आइल्स में स्कोर कितना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको एक कॉमन एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपने मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग करनी है और एक कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैं रैंडमली उठा लेता हूँ, जैसे कि ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी,
तो जी अगर आपको ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है आपके 7 बैंड्स, और आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए 2.1। 2.1 जो है वो आयरिश सिस्टम है कैलकुलेट करने का। बाकी 2.1 का मतलब होता है 60 to 70% के बीच में। 2.2 का मतलब होता है 50 to 60% के बीच में। तो अगर आपके 60% एंड अबव मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। और अगर आपकी आइल्स एकेडमिक में बैंड 7 स्कोर है विद नो लेस दैन 6 इन ईच मॉड्यूल, तब भी आई थिंक यू आर गुड टू गो। अब जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कोर्स के हिसाब से, हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको देने ही देने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, आपकी डिग्री हो गई। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है आपको डिग्री तब देनी है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तब आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स देनी है। आइल्स जनरल आपका वैलिड नहीं है, आपको आइल्स एकेडमिक टेस्ट ही देना पड़ेगा। और बेस्ड अपॉन कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपका आइल्स वहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपका उसमें आइल्स 7 बैंड स्कोर होना ही चाहिए, जिसमें से हर मॉड्यूल में एटलीस्ट आपने आइल्स बैंड स्कोर 6 तो स्कोर किया होना चाहिए, चाहे वो रीडिंग में हो, चाहे वो लिसनिंग में हो, स्पीकिंग में हो या फिर राइटिंग में हो। और दोस्तों इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको और भी देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका रेज्यूमे हो गया, आपका CV हो गया। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ रही है वो कैसी है, आपकी स्किल सेट वगैरह कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कितना रेलेवेंट है। जो आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका कोई बैकग्राउंड है या नहीं, या फिर आप अकाउंट्स पढ़ के सीधा डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका होता है SOP, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली 500 वर्ड्स का एक लेटर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपको अपने करियर गोल्स बताने पड़ते हैं और व्हाट डू यू वांट टू अचीव बताना पड़ता है। और आपको ये बताना पड़ता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले रहे हैं तो हाउ विल डिजिटल मार्केटिंग हेल्प यू इन योर करियर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं आखिर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये चीज़ कॉलेज वाले बहुत ही असेंशियल तरीके से देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये देखते हैं कि आपने किसी और स्टूडेंट का या किसी और बंदे का आपने कॉपी तो नहीं कर लिया। तो बेसिकली आप प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में, एकदम नेचुरल लैंग्वेज में अगर आप SOP लिखेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट SOP, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। एडिशनली आपसे रेफरेंसेस भी मांगे जा सकते हैं कि भाई आप 2 रेफरेंसेस दीजिए, चाहे वो आपके एजुकेशन के रेफरेंसेस हो, जैसे दोनों के दोनों आपके कॉलेज के रेफरेंसेस हो गए, या फिर एक कॉलेज का रेफरेंस हो गया, एक आपका जो है वर्क प्लेस का रेफरेंस हो सकता है। बाकी आप वो रेफरेंसेस ज़रूरी होते हैं क्योंकि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो लोग आपके होम कंट्री के जो रेफरीज हैं उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और ये चीज़ पूछेंगे कि आपकी जो फाइल है या आपका जो केस है, ये जो आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो ऑथेंटिक और जेन्युइन है या नहीं, कैरेक्टर वाइज कैसे हैं, स्किल्स वाइज कैसे हैं, या कोई आप प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते, और ये सारी चीज़ें। बाकी आपको पता तो है ही है कि रेफरेंसेस होते किस लिए हैं। कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपसे GMAT का स्कोर मांगा जाए बेस्ड अपॉन कोर्स आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे MBA और ये सब। बाकी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है हर कोर्स के लिए। अगर आपके पास GMAT है वेल एंड गुड, अगर आपके पास GMAT नहीं है IELTS विल बी मोर दैन इनफ। बाकी कुछ कोर्सेज के लिए जैसे कि मैंने बताया MBA, इन सब के लिए GMAT आपको असेंशियली देना ही पड़ेगा। तो जी इतनी सारी डॉक्यूमेंट जब हमने इकट्ठी कर ली हैं तो थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है, थोड़ा सा ठंडा गर्म पीना तो बनता है, चाय कॉफ़ी तो बनती है एक। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आपको जब आप अपलोड कर देते हैं आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पोर्टल पे, तो आप उसके बाद वेट कीजिए थोड़ा सा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करके आपके पास दे कैन गेट बैक टू यू। जब वो लोग वापस आएंगे, जब वो लोग आपको वापस ईमेल भेजेंगे तो दे माइट बी गिविंग यू अ कंडीशनल ऑफर लेटर। और कंडीशनल ऑफर लेटर ये होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी
तब जाके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। कंडीशनल ऑफर लेटर का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है कि आपने आइल्स का डॉक्यूमेंट से फॉर एग्जांपल नहीं दिया, आपने बिना आइल्स का डॉक्यूमेंट दिए ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एसओपी, रिज्यूमे, ट्रांसक्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, तो वो आपकी फाइल जो है वो होल्ड पे डाल देते हैं और आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं कि आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो रही हैं, मगर आप प्लीज़ अपना आइल्स भी दीजिए। तो वो एक कंडीशन हो गई। जब आप आइल्स दे के उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको वो एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं। बाकी फीस भी एक कंडीशन में आती है। जब आपको वो कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं तो आपको एक डिपॉजिट अमाउंट, कुछ आपकी फीस में से जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आपको एक बेसिक डिपॉजिट अमाउंट जो कि ट्रिनिटी के केस में 500 यूरोज है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये जो 500 यूरोज है ये नॉन रिफंडेबल फीस है। तो अगर आपका कल को प्लान चेंज हो जाता है कि नहीं यार मैं ट्रिनिटी नहीं जाऊंगा, मैं किसी और ही कॉलेज में जाऊंगा, तो वो 500 यूरोज आपके रिफंड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका प्लान आगे ट्रिनिटी का ही रहता है तो वो 500 जो है आपकी टोटल फीस में से माइनस हो जाएंगे। बाकी जी नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि आप अपनी फुल फीस पे कीजिए। जब आप फुल फीस पे कर देते हैं तो आपको कॉलेज वाले या फिर यूनिवर्सिटी वाले अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं। और ये लेटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वाला लेटर आपको आपके एम्बेसी में देना पड़ता है, जिससे आपका वीज़ा आगे प्रोसेस होता है। अब जी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक बिल्कुल कॉपी बना लीजिए। आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर, आपका फ़ी रिसीप्ट जो आपने कॉलेज में जमा कराई है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी आइल्ड सर्टिफिकेट, आपकी एसओपी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर तो नहीं, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो दिए ही दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वीएफएस, जहाँ पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, आयरलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी देना पड़ता है अलॉन्ग विद योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर कि हाँ जी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है दे आर मोर दैन हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वीएफएस में, अपनी आयरिश एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं, तो फिर से दोबारा एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, जिसमें आप आराम से चाय पानी पिए, कॉफ़ी पिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, एम्बेसी को टाइम दीजिए आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में टाइम लगता है। एम्बेसी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको कॉल बैक करती है और अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो आपको पासपोर्ट आपका इशू कर देती है, जिस पे वीज़ा लगा होता है। तो सर ये सारी चीज़ें थी बिफोर वीज़ा अप्लाई करने के। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है, करियर इवेंट्स में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आपकी वीज़ा फाइल करने से पहले होगी। अब जब आपके पास वीज़ा आ गया तो जी आप नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट माइलस्टोन पे चलते हैं, जो कि होता है अकोमोडेशन ढूंढना। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप आयरलैंड जाके अकोमोडेशन ढूंढिए, जो कि गारंटी नहीं है कि इतनी आसानी से आपको मिल जाएगी। दूसरा, जब आपके पास टाइम है तो खाली वेस्ट क्यों करना, आप इंडिया से ही या आपके अपने होम कंट्री से ही अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं ना। जैसे कि कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंडियंस इन आयरलैंड, इंडियंस इन डबलिन, इस टाइप के फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे अकोमोडेशन की पोस्ट्स फेसबुक पे आती जाती रहती हैं कि ये वाला अकोमोडेशन अवेलेबल है, वो वाला अकोमोडेशन इस एरिया में अवेलेबल है, इस बजट पे अवेलेबल है, इस रेंट पे अवेलेबल है और इतने लोगों की वैकेंसी है। ये सब अगर आपका जैसे 3 या 4 लोगों का फ्रेंड्स का एक सर्कल है तो आप चारों के चारों एक साथ जो है अकोमोडेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप फेसबुक पे रिलाई नहीं करना चाहते तो कुछ बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि daft.ie, rent.ie। यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस डाल सकते हैं कि आपको 4 बंदों के लिए अकोमोडेशन चाहिए, इस एरिया में चाहिए, आपके ट्रिनिटी कॉलेज के आसपास ही होना चाहिए, इस बजट में होना चाहिए, या मिनिमम 2 बेडरूम 3 बेडरूम होना चाहिए, या जो भी है। बाकी इन सारी चीज़ों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डालूंगा और आई वुड एनकरेज यू टू फील फ्री एंड चेक दीज लिंक्स आउट। बाकी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उन्हें आयरलैंड जाना होता है तो वो एक टेम्परेरी बेसिस पे अकोमोडेशन बुक करवाते हैं, और वो जो टेम्परेरी बेसिस पे अकोमोडेशन होती है वो होती है किसी होटल में या हॉस्टल्स में। अब होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, मगर हॉस्टल्स रिलेटिवली ऑन अ चीपर साइड रहते हैं, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते की अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं हॉस्टल्स में। और ये जो हफ्ते 2 हफ्ते की जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में आप अपनी जो है एक्चुअल अकोमोडेशन जो
फुल फ्लेज होम है या हाउस है या अपार्टमेंट जो भी आप रेंट करना चाहते हैं, इसकी सर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हॉस्टल्स बुक करवाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको ब्रेकफास्ट की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो आप पर डे बेसिस पे आप हॉस्टल के लिए पे करते हैं, तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडिंग मिलता है। तो ब्रेकफास्ट में भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, ब्रेड बटर हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई, जूसेस हो गए, मिल्क हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, बॉइल्ड एग्स हो गए, स्क्रैम्बल्ड एग्स हो गए, ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो कि कैसी कैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं एक हॉस्टल में। वी कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ दैट टू। बाकी दोस्तों ये था पार्ट 1 कि आपको इमिग्रेशन से पहले क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ड्यूरिंग इमिग्रेशन। तो जब आप एक्चुअल में इमिग्रेशन कर रहे होंगे तो उसके बीच में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप कैसे कैसे उनसे फेस कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो आप उस चीज़ को भी बिल्कुल चेकआउट कीजिए और उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। बाकी प्लीज़ फील फ्री टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, like and subscribe for the support of this channel, and thank you so much for watching.